ये उन्होंने बोला है, आप देख लीजिए उनका भाषण। और जब इसकी जांच आई गृह मंत्रालय से तो यहाँ के आयुक्त ने लिख दिया कि इन पर कोई हमले की आशंका नहीं है। यानी ये सरकार नहीं चाहती मुझे सुरक्षा मिले, मेरे बेटे को सुरक्षा मिले, और इन्होंने, और देखिए हमला हो गया। यानी बेहड़ जी को पहले से पता था हमला होगा, तभी तो चिट्ठी लिखी। आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वो ये बताएं आकर के मीडिया के सामने कि उन्हें कैसे लगा कि हमला होगा। और उन्होंने लिखा और प्रशासन ने लिखा कि नहीं, इन पर कोई हमले की कोई ऐसी सूचना, ऐसी कोई आशंका नहीं दिखाई दे रही है। तो प्रशासन को झूठा साबित करने के लिए और सुरक्षा लेने के लिए, पुत्र के लिए, और इस बहाने एक सहानुभूति इलाके की बटोरने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि हमला भी हो जाए और हमला खुले भी ना, क्योंकि हमला करने वाले हम ही करवाने वाले, और इस बहाने पूरी सरकार को, पूरे प्रशासन को उस पर हमला बोल करके उसको बैकफुट पे लाया जाए, और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक माहौल बने कि देखो यार एमएलए सुरक्षित नहीं है, उसका परिवार सुरक्षित नहीं है, और ऐसा एक वातावरण बने जो भाजपा के खिलाफ जाए। और हम जैसे लोग, हम जैसे लोग जो उनके विरोधी हैं वो निशाने पर हैं, क्योंकि उनका भाषण पूरा सुनिए। उन्होंने उस भाषण में ऐसी बातें की जिससे कांग्रेस के अंदर जो उनके विरोधी थे वो, और हम जैसे जो उनके विरोधी हैं, जो राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सब कटघरे में खड़े हो जाएं। और आपने देखा भी होगा कि 3 दिन तक जो कांग्रेस के अंदर उनके विरोधी हैं उन गरीबों को लाके पीटा गया पुलिस से। 3-4 थानों की पुलिस, 100-150 सिपाही, दरोगा, और काम में लग गए साहब। मैंने ऐसा सुना था रामपुर में कभी किसी नेता की भैंस खो गई थी, तब भी ऐसे बहुत पूरा तंत्र लग गया था, ऐसे पूरा तंत्र लग गया। और अगर इन्हें पता नहीं था तो इन्होंने कैसे चिट्ठी लिखी, ये सवाल का जवाब दे दें। और यही सवाल साबित करता है कि वो इस घटनाक्रम का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से अपने विरोधियों को घेरने के लिए, उनको दंडित कराने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए, इस पर सहानुभूति बटोरने के लिए, इस पर सुरक्षा लेने के लिए ये रचा था जाल। इसके मुख्य सूत्रधार वो खुद हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप बार बार उस दिन कह रहे थे कि अगर इस केस का खुलासा पुलिस ने ऐसे तैसे कर दिया, कोई फर्जी लाके लोगों को पेश कर दिया, तो मैं मानने वाला नहीं हूं, मुझे आका चाहिए। उन्होंने कहा है, उनका मीडिया देखिए, उन्होंने कहा कि आका चाहिए मुझे, और अगर आका लाओ और हमें सौंप दो, हम खुद निपट लेंगे, मैं पुराने फॉर्म में आ जाऊंगा, बेहड़ फिर पुराना बेहड़ हो जाएगा, सब बात उन्होंने कही। तो मैंने इसलिए उनको आईना दिया उस दिन कि आईने में देखेंगे जब तो उनको आका नजर आ जाएगा। बाकी तो सबको पता ही है कि क्या हुआ है। चलिए, एक बात ये है कि वो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, और 4-5 बार के विधायक रह चुके हैं। ऐसे में उनकी साख है। उनके बेटे पे अगर वो खुद ही हमला करवाते हैं तो उनकी खुद की बदनामी नहीं है क्या? कोई ऐसा व्यक्ति जो इतने ऊंचे रसूख पे बैठा हुआ है वो अपनी बेइज्जती खुद करवाना चाहेगा? उनको ये पता था कि ये केस खुलेगा नहीं, क्योंकि हम जब खुद ही अपने पर हमला करा रहे तो हम बताएंगे नहीं हमने हमला कराया, हमने कराया है। और पुलिस हवा में तीर मारती रहेगी, कहाँ मिलेगा आदमी? मोटरसाइकिल भी उन्होंने छुपवा दी अपने किसी समर्थक के घर पे। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि उन गरीब लड़कों को तो आपने पकड़ लिया, 1500 रुपये जो बेचारे इनके कहने से आ गए थे कि चलो एक नाटक हो रहा है उसमें शामिल हो जाएं, लेकिन अब तक पुलिस ने जिसको मुख्य आरोपी मान रहे हैं पुलिस, उसको बुला के इंट्रोगेट किया? आपने बुला करके सौरभ बेहड़ को इंट्रोगेट किया? नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि तिलकराज बेहड़ का रसूख है विधायक का, पूर्व मंत्री का, 5 बार के विधायक, पूर्व मंत्री। इस डर के मारे, इस लिहाज के मारे, इस कारण, जो कारण रहा हो, उस रसूख की वजह से अब तक उनको इंट्रोगेट नहीं किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि नार्को टेस्ट कराइए अभी आप बेहड़ जी का और उनके बेटे का। तो उसकी जरूरत क्या? उन्होंने तो माफी मांग ली ना, अब जरूरत क्या है नार्को टेस्ट की? ये पता चले कि इसकी रचना किसने की थी, ये षड्यंत्र किसने रचा था। मुझे नहीं लगता कि उनके बेटे ने बिना अपने पिताजी की मर्जी रच लिया होगा। नहीं, वो कह रहे हैं वो, अरे आप तो चिट्ठी पहले कैसे लिख दी? पत्नी से मनमुटाव के चलते वो सिंपैथी लेने के लिए, सहानुभूति बटोरने के लिए उस बच्चे पर अटैक करवाया। अपनी पत्नी को, तो उस बच्ची को बदनाम किया जा रहा है। मुझे बड़ी सहानुभूति है, हमारे शहर की बेटी है रुद्रपुर की, उसके साथ गलत हो रहा है, उसका कोई मनमुटाव ऐसा नहीं इनके साथ। वो तो बेचारी उस अस्पताल में भी उनके पांव दबा रही थी। अब आप देखिए ना, ये भी तो सवाल खड़ा हो रहा है कि इतना सातिर खेल था कि डॉक्टरों तक को बेवकूफ बना दिया गया। डॉक्टर समझ रहा है कि ये पेशेंट आईसीयू में रखने के लायक है, और वो पेशेंट जैसे ही केस खुलता है उठ के भाग जाता है। जो आदमी 3 दिन से लेटा है, बोतल चढ़ रही है, और सारे विधायक देखने आ रहे हैं, जनता देखने आ रही है, लोग देखने आ रहे हैं, और वो जैसे ही केस खुलता है तो आईसीयू से वो जनरल में आ जाता है, वो सामान्य घर पहुंच जाता है दौड़ के अपने। सब लोग देखने गए, देखने नहीं गए। देखिए मैं बताऊं क्या है, ये इनकी आदत है। इससे पहले इनकी बेटियां ने भी, इनके विद्यालय में हमारे एक कार्यकर्ता है हरीश खानवानी, उनका कुछ एडमिशन को लेके कोई बच्चों का कुछ विवाद हो गया, उसमें भी इन्होंने कहा मुझ पर हमला हो गया, हमला हो गया, हमला हो गया, और बेहोश हो गए, लेट गए। ऐसे आपने देखा होगा, यहाँ एक लड़ाई लड़ रहे थे व्यापार मंडल के फर्जी चुनाव। आप दोनों लोग आमने सामने धरने पे बैठे, चुनाव की लड़ाई, फर्जी चुनाव था,
फर्जी गैर नियम से करा रहे थे और दबाव बना रहे थे अधिकारियों पर, और अधिकारियों ने जब नियमानुसार करना चाहा तो ये अधिकारी हटाने के लिए और वो चुनाव कराने के लिए धरने बैठ गए थे, आपको याद होगा। और 5 दिन बाद जब चीजें सामने आ गई तो 1 घंटा भाषण देते रहे, बेहोश नहीं हुए, और 1 घंटा भाषण देने के बाद माइक ऐसे पकड़ के बैठ गए और बैठ के लेट गए और बोले बेहोश हो गए भेड़ जी, बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। तुरंत उनको अस्पताल ले जाया गया, किच्छा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां से ले गए उनको मेडिसिटी। आप अभी भी किच्छा अस्पताल की रिपोर्ट निकलवा लीजिए, उनका ब्लड शुगर, इनका बीपी, इनका सब कुछ नॉर्मल निकला, फिर भी जानबूझ के अस्पताल में लेट गए ताकि एक माहौल ऐसा बन जाए, सिंपैथी गेन करना, अरे हमला, अरे बेहोश हो गए, बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। और ऐसे ही बहुत पहले जब मंत्री थे, इन्होंने एक फर्जी हमला अपने ऊपर दिखा करके 4 निर्दोष लड़कों को इन्होंने 3 साल में जेल भिजवाया, सिख लड़कों को, और अपने लिए 22 श्रेणी की सुरक्षा ली। केवल एक छोटी सी कार सुनी हो गई थी कि वो गाड़ी ओवरटेक करने के चक्कर में कुछ बहस हो गई थी, जहां आज मेडिसिटी अस्पताल है उसी के आसपास। इन्होंने उनको पकड़वा के पिटवाया, 3 साल का मुकदमा लगाया और अपने पर 22 श्रेणी की सुरक्षा ले ली। आप देखते होंगे इसमें भी ऐसी 6 सेकंड का हमला हुआ, ना लाठी, ना डंडा, ना गोली, ना कुछ, फिदाइन हमला हो गया जी। कौन सा हमला हो गया, और तुरंत गनर मिल गया था। और अगर एक पर्दाफाश नहीं करती, मैं तो कम से कम इतना धन्यवाद करना चाहता हूं पुलिस का कि उन्होंने पर्दाफाश कर दिया, वरना 6 महीने तक न जाने कितने लोग पिटते। हम जैसे लोग सांसद में थे जो राजनीतिक रूप से उनके विरोधी हैं, हमारा उनसे पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, राजनीतिक विरोधी है, इसलिए हमारे घर पुलिस भेज दी। मैं इतने साल से राजनीति कर रहा हूँ, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरा कहीं पुलिस नहीं आई थी। पहली बार मेरे भतीजों के फोन कॉल डिटेल, लोकेशन कहाँ है, क्या है, सब हुआ। तो इतना अपमान सबका कराया इन्होंने। इनके पार्टी के लोग इस समय इनको सुनिए क्या कह रहे हैं लोग, जिन जो इनकी बात नहीं मानते, जो इनके इच्छा के खिलाफ अध्यक्ष में मदद नहीं करते, उनको इसमें फंसाया इन्होंने। हमारा एक पार्षद था बेचारा, वो राजेश शर्मा, उसके साथ क्या सलूक किया गया, उसकी पूरी फैमिली उठा के 3 दिन थाने में बंद रखा गया इसी केस। रुद्रपुर के मेयर हैं विकास शर्मा जी, राजनीतिक प्रतिद्वंदी समझे जाते हैं, उनके बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हमेशा चलता रहता है। लेकिन जब उन पर हमला होता है, सौरभ बेहड़ पर हमला होता है, तो वो भी अस्पताल देखने जाते हैं, लेकिन राजेश शुक्ला वहां नहीं पहुंचते। पूछे क्यों, बताइए। जिस दिन इनका किच्छा वाले एपिसोड में इनको बेहोश हुए थे, मैं नहीं जानता कि नकली थे असली थे, मैं तो एक कार्यक्रम में था, मुझे वहाँ सूचना मिली कि बेहड़ जी बेहोश हो गए और मेडिसिटी में भर्ती है। मैंने ये माना कि हमारी राजनीतिक लड़ाई, हमारा पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं उनसे। मैं उन्हें देखने गया और जब मैं देखकर बाहर निकला तो मीडिया ने प्रश्न पूछा। मैंने कहा कि बेटी से मिलकर आ रहा हूँ और अब उनकी स्थिति में सुधार है और उनसे मेरी बातचीत हुई है और मुझे लगता है कि वो शाम तक घर आएंगे। उसके बाद मीडिया ने इनके बेटे से पूछा कि राजेश शुक्ला जी ने राजनीतिक विरोध को अलग रख करके यहाँ आए, एक अच्छा काम किया, आप क्या कहना चाहते हैं? इनका बेटा बोला कि वो नाटक करने आया था। इनका एक समर्थक वहाँ बोला मीडिया के आगे कि वो कमीना व्यक्ति है, वो तो हमारे मरने की कामना करता है, वो तो भाजपा की सरकार तो जहर दे रही थी उस धरने पर हमारे विधायक जी को, ये लोग ये तो यहाँ पर नाटक करने आए थे। अब आप बताएं मोनिश भाई, राजनीति में हम लोग प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, शत्रु तो नहीं है। अगर कोई विधायक बीमार पड़ जाए, वो असली पड़ा नकली पड़ा वो जाने, अगर मैं उनको अस्पताल देखने गया तो मैंने कोई गुनाह किया नहीं, तो मुझे गालियां पड़ी, मैं गाली खाने जाता। दूसरी बात, मैं पहले दिन से जो मैं पूरा घटनाक्रम देखा, मैं समझ गया अगर हमला होता तो 6 सेकंड का नहीं होता, हमला होता तो लाइट बुझा कर देता कि कैमरों में रिकॉर्ड ना हो जाए, तब नहीं होता। हमला होता तो घर के पास किसी विधायक के घर के पास के बेटे को मारने जाएगा साहब तो निहत्ता जाएगा, कोई गोली नहीं चलाएगा, कोई लाठी नहीं चलाएगा। तो ये तो केवल एक प्रायोजित था और ये केवल अपने उस बात को साबित करने के लिए कि जब हमने चिट्ठी लिखी है और प्रशासन ने क्यों कह दिया कि मुझे खतरा नहीं है, बेटे को गनर दिलाना था, बेटे को रुद्रपुर की राजनीति में स्थापित करना था और अपने इच्छा में सहानुभूति बटोरनी थी, इसलिए किया गया। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, जो बार बार वो बड़े भावुक को कह रहे हैं ना कि मैं क्या करूँ, मेरा सिक्का खोटा निकला। सिक्का खोटा क्या भेड़ को उस दिन पता चला क्या? इससे पहले जब उसने किसी घर गया था वो जागरण में और वहाँ जो उसने कृत्य किया, किस तरीके से वहाँ से कैमरे में कैद हुआ वो, तो क्या उस समय उनको नहीं पता चला वो उनका बेटा कैसा है? क्या पूरे शहर से जब पैसे की शिकायतें आई, लोग पंचायत लेके गए कि साहब इतना पैसा हमसे ले रखा है, हमने आपका बेटा समझ के दे दिया, तो बोले मैंने इसको बेदखल कर रखा है। तो कब बेदखल कर देते हैं और कब वो दाखिल हो जाता है, कब वो खारिज हो जाता है, कब वो दाखिल हो जाता है, पता नहीं चलता किसी को। 3 बार उसे डिसऑन कर चुके हैं
और फिर किया, इसका मतलब साफ है कि ये सब नाटकबाजी है, इनको पता है। मैं तो कह रहा हूं कि जहां वो सिक्का बना है जिस टकसाल में, वो टकसाल ही खोटी है जी, सिक्का खोटा नहीं है, टकसाल खोटी है। आप आईना दिखाकर कहते हैं कि इसमें हकीकत देखो, वहीं वो आपसे कहते हैं कि जब किसी से कोई तबसरा करना अपने सामने आईना रखना। बिल्कुल रखता हूं, रोज आईना देखता हूं बेहड़ जी, और अब मैं जहां गलत होऊंगा आप मुझे आईना दिखाइएगा, मैं अपने अंदर सुधार लाऊंगा। लेकिन आप भी स्वीकारिए सबके सामने, जैसे अभी आपने आधी बात करी, आप स्वीकारिए कि हाँ ये षड्यंत्र मैंने रचा था। मैंने जो प्रशासन को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि मेरे को खतरा है, उसको साबित करने के लिए मैंने रचना रची, अपने बेटे को गनर दिलाने के लिए रची, अपनी किच्छा क्षेत्र में सहानुभूति करने के लिए रची, अपने विरोधियों को फंसाने के लिए रची, उनको कटघरे में खड़ा करने के लिए रची, सरकार को बदनाम करने के लिए रची, पुलिस को परेशान करने के लिए रची, ताकि सब बैकफुट पर रहें और आपके सामने नतमस्तक रहें। एक सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ इस पूरे घटनाक्रम में। मुनीष भाई आप बताइए, अगर ये सामान्य घटना होती है और बेहड़ जी के लड़के पर वास्तविक लड़कों ने हमला किया होता तो क्या होता? जिस तरीके से हमला किया गया था और ये बताया जा रहा था कि आत्मघाती वो जानलेवा हमला हुआ है, तो जानलेवा हमले का मतलब ये अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है। और थोड़ी सी कानूनी जानकार होने के नाते मैं ये भी कह सकता हूँ कि दफ़ा 307 जो पुराना आईपीसी के तहत वो लगती, वो क्योंकि मामला हाईलाइट हो गया था पूरे प्रदेश में, 307 तो लगनी थी। तो क्या ऐसा मामला माफी मांग कर रफा दफा हो जाना चाहिए? वैसे तो कानूनी तौर पे 307 नॉन कंपाउंडेबल, क्या इनके लड़के पे 307 नहीं लगनी चाहिए कि उसने 307 करके अपने को फंसाने की कोशिश की? सरकार को गुमराह करने का मुकदमा नहीं लगना चाहिए? राजकीय कामकाज में बाधा पहुंचाने का मुकदमा नहीं लगना चाहिए? 4 दिन सारा कामकाज बंद रहा, कितने लोगों को न्याय नहीं मिला होगा, कहाँ पुलिसिंग करती है, सब रुका रहा। लेकिन माफी तो मांग ली ना उन्होंने। मैं कह रहा हूँ ये अगर मान लीजिए कि अगर हमला हुआ तो ऐसी माफी मांग लेते। अगर इन पर सही में हमला हुआ होता और वो लड़के कहते जी हमको माफ कर दो, तो ये माफ कर देते। ये तो कहते थे कि मैं पुराने फॉर्म में आ जाऊंगा, मैं पुराना भेड़ बन जाऊंगा, मुझे सौंप दो, उसको भी कर देंगे, वो कर देंगे। आप सुन ही रहे थे क्या भाषा बोली जा रही थी। मैं उतनी भाषा नहीं बोलना चाहता, लेकिन पूरा इसका राजनीतिक फायदा उठाने का काम किया जा रहा था। मेरा साफ कहना है कि इस मामले में नार्को टेस्ट कराओ। बिहार जी अगर आप ईमानदार हो तो आप नार्को टेस्ट करने के लिए खुद को आगे क्यों नहीं आते? आप कहिए मेरा नार्को टेस्ट कराया जाए। राजेश शुक्ला की चुनौती में स्वीकार करता हूं और अपना नार्को टेस्ट कराऊंगा। नार्को में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल साबित हो जाएगा कि आपने ये सारा घटनाक्रम, ये हमले का षड्यंत्र केवल और केवल बेटे को स्थापित करने के लिए, उसे सुरक्षा दिलाने के लिए और अपने सहानुभूति बटोरने के लिए और अपनी वायुसेना की सुरक्षा कराने के लिए किया था। ये आपने जो सवाल उठाया कि वाकई में महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर माफी मांगकर आप अपने लड़के को माफ कर दे रहे हो, तो क्या वास्तव में अगर उस पर हमला हुआ होता, सौरभ बेहड़ जी पर हमला हुआ होता और हमलावर माफी मांगते, तो जो मानसिक संत्रास झेला है हम सब लोगों ने, जो मानसिक संत्रास झेला है आपके राजनीतिक विरोधियों ने, जो मानसिक संत्रास झेला है प्रशासन ने, और जो पीड़ा झेली है थाने के अंदर इस केस के इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में निर्दोष गरीबों ने, जिनको पीटा गया, जनप्रतिनिधियों को अपमानित किया गया, उनके घर पुलिस भेजी गई, इसका क्या, इसकी रेमेडी क्या है? मुझे बताइए बेहड़ जी, इसकी क्या रेमेडी है? क्या इस तरह का व्यवहार आपके साथ किया जाए तो आप सहन करेंगे? आपने जो नाटक किया, जो षड्यंत्र किया, इस षड्यंत्र से कितने लोग पिटे गए, उनके पैर फैला फैला के पुलिस ने पट्टे पट्टे मारा। कितने निर्दोष लोगों के साथ आपने क्या किया? फफक के रो रहा था राजेश शर्मा, और आप कहते थे एक बार आ जाओ सामने। अब जब सामने असली आ गए तो क्यों नहीं कुछ किया? फिर क्यों नहीं वही काम अपने बेटे के साथ किया जो आप असली मुलजिमों के साथ करना चाहते थे? आपने अपने बेटे के साथ क्यों नहीं किया वो काम जो आप कह रहे थे ना कि मैं दिखा दूंगा, उसको खाली मुझे सौंप दो, फिर हम कर लेंगे, हम हिसाब किताब चुकता कर देंगे। क्या हिसाब किताब चुकता कर दिया? इतने बड़े कांड पर आपने कह दिया भाई इसको माफ कर दिया जाए, मेरे बेटे को माफ कर दिया जाए, और आपने इतना भी नैतिकता नहीं दिखाई कि उस बेटे से ही माफी मंगवा देते, उससे इस्तीफा ही करा देते। तब भी लगता कि हाँ कुछ उसको अपराध बोध है। उसके चुनाव में मैंने इतना कह दिया था कि इनके पिताजी ने इनको पहले डिसोन कर रखा है, ये जिम्मेदार आदमी नहीं है, गैर जिम्मेदार आदमी है। तो आपने पूरा प्रेस बुला के मुझे गाली दी थी, आप याद करिए। अब आप कह रहे हैं मुझे आज पता चला कि सिक्का खोटा था मेरा। आपको पहले से पता था, बहुत दिनों से पता था, और आपने इसलिए किया ये काम क्योंकि सिक्का ही गड़बड़ नहीं था, टकसाल खोटी है। मैं कह रहा हूं जहां ये सिक्का बना है। चलिए खैर, अभी भी ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है, लेकिन जिस तरीके से पूरे समाज ने देखा कि
जो किच्छा के विधायक हैं तिलकराज बेहड़ जी, उनकी आंखों में आंसू थे, काफी भावुक माहौल हो गया था और उन्होंने अपने बेटे को लेकर खुद माफी मांगी एक बाप के लिए। ये बात तो आप मानेंगे कि एक बाप के लिए अपने बेटे की गलती की माफी मांगना बहुत भारी होता है, वो गलती जो उन्होंने स्वयं नहीं की है। और अपने बेटे को बचा लिया और बाकी दूसरों के बेटों को फंसा दिया। वो किसी के बेटे नहीं है, अपने बेटे की तो इतनी चिंता है। और वो गरीब के बेटे बेचारे जो 500 रुपये 1000 रुपये के चक्कर में पढ़ने लिखने वाले बच्चे जिनके चक्कर में फंस गए, उनका जो कैरियर खत्म हो गया। वो सिपाही की भर्ती की तैयारी कर रहा था एक लड़का, उसमें से वो रो रहा था, उस पर तो मुकदमा लग गया जिंदगी भर के लिए, तो कभी पुलिस में भर्ती नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको कोई दुख नहीं हुआ, उसके लिए आंसू नहीं आए, उन तीनों बच्चों के लिए आंसू नहीं आए। जो बच्चे पिटे आपके चक्कर में थाने में, उनके लिए आंसू नहीं आए। और जिन लोगों घरों में आपने पुलिस भेजी, उनके लिए आंसू नहीं आए। तो इससे बड़ा स्वार्थ और क्या होगा? आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आप केवल अपने बच्चे के पिता थोड़ी हैं, आप इस पूरे क्षेत्र के अभिभावक हैं, क्योंकि आप माननीय विधायक हैं, आप इस जिम्मेदार व्यक्ति हैं। ये माना जाता है सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर और लोकतंत्र में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में, चाहे मीडिया के लोग बैठे हों, चाहे प्रशासन के लोग बैठे हों, चाहे विधायिका बैठी हो, ये माना जाता है कि जो जनप्रतिनिधि है, जो चुन कर आया है, वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा होगा। लेकिन आपने ऐसा कृत्य किया है कि अब सही में किसी के साथ कोई घटना होगी तो पुलिस के जितने एंगल होंगे, उन एंगलों में पहला एंगल ये होगा कि कहीं इसने खुद तो नहीं करवाया है। चलिए, अब यानी आपने पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम में नेताओं को कलंकित करने का काम कर दिया। आपका कृत्य कतई क्षमा के लायक नहीं है, क्योंकि आपका ये धंधा है, आप ये हमेशा करते हो, कई बार कर चुके हो, आप पेशेवर हो इस मामले में। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, इस सवाल का जवाब बहुत सोच समझ के दीजिएगा जी। अगर आप तिलकराज बेहड़ जी की जगह होते तो आप क्या करते? मैं अगर तिलकराज बेहड़ जी की जगह होता, मैं रहा हूं उनकी जगह पर, 10 साल यहाँ विधायक रहा हूं। नहीं, जैसी कंडीशन जिस जगह पर वो हैं, हाँ, जिस जगह पर वो हैं, नहीं सुनिए, हाँ, जिस जगह पर वो हैं उस जगह पर 10 साल रहा हूं आपकी, और 10 साल रहा हूं, सुनिए, 10 साल रहा हूं, आपने कहा 10 साल रहा हूं, और आपकी दुआएं रहेंगी, अल्लाह की, ईश्वर की, भगवान की मर्जी होगी, जनता का प्यार होगा, शायद उस जगह फिर आ जाऊं। लेकिन जब मैं रहा हूं तो मोनिस भाई, मैं 5 साल विपक्ष का विधायक भी रहा हूं और 5 साल सत्ता पक्ष का विधायक भी रहा हूं। इन 10 सालों में मैंने कभी सुरक्षा लेने के लिए हमला नहीं करवाया, मैंने कुछ चिट्ठियां फर्जी नहीं लिखी, अपने विरोधियों को फंसाने की कोशिश कभी नहीं की। और मैं 10 साल विधायक रहते हुए मैंने लोगों का दिल जीता। जिसने मुझे वोट दिया मैंने उसका शुक्रिया किया, जिसने मेरा विरोध किया मैंने उसका भी सम्मान किया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। तो मैं तो लोगों की इज्जत की, राजनीति में जो साथ थे उनका सम्मान किया, जो विरोध में थे उनको दुश्मन नहीं माना। लेकिन ये जो इनकी प्रवृत्ति, ऐसा मैं कभी नहीं करता, ना करूंगा, ना मैंने किया। आज तो मैं कुछ हूं नहीं, लेकिन जब मैं था तब भी आप मेरा 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जितने लोग मेरे साथ चुनाव में थे या नहीं थे, मैंने सबके साथ समान व्यवहार किया। चलिए ठीक है, एक मामला और उछल रहा है आपको लेकर। वो मामला, चूंकि सौरभ बेहड़ जी का मामला था, उसके तुरंत बाद वो मामला हो जाता है, तो पहले निशाने पर टारगेट जो थे वो बेहड़ जी थे, फिर तुरंत आप आ जाते हैं। उसका उससे कनेक्शन है। उससे क्या कनेक्शन है? उससे कनेक्शन ये है कि जब ये इस मामले में फंस गए, इनको पता चल गया उस दिन कि आज ये केस खुल रहा है, उसी दिन वहां पर एक कार्यक्रम था हमारा, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। उससे पहले हमारी विधानसभा में दरों में एक कार्यक्रम हो चुका था। अच्छा। और अगर हम वोटों के लिहाज से देखें तो दरऊ क्षेत्र में जो मेरा कार्यक्रम हुआ, वहां मेरे से विपरीत विचारधारा के लोग ज्यादा थे, जो भाजपा की विचारधारा के नहीं थे। लेकिन वहां सुबह से लेकर शाम तक चला, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, और शांतिपूरी, जहां भाजपा गढ़ रहा है हमेशा, हर चुनाव जीते हैं। लेकिन वहां जो कार्यक्रम हुआ, वहां इनके भेजे हुए लोग, इनके भेजे हुए 2 लोगों ने उन विचारों को, जो गौवंश के आवारा पशुओं की से परेशान हैं, उनकी पीड़ा जायज है, मैं आपके बहस पे कह रहा हूं, और मैंने इसके लिए प्रयास भी किया है। मैंने जो इतने आवारा पशु यहाँ घूम रहे हैं, जो लोगों की फसलें नष्ट कर रहे हैं, कई बार उनके घटनाओं से लोगों को चोट लग जाती है, उनके लिए मेरे अनुरोध पर, और दरऊ के जो हमारे अब प्रधान है मौजूदा, गफ्फार खान, तब प्रधान नहीं थे, उनके प्रयास से हमने 40 एकड़ जमीन जो सरकारी संपत्ति थी, जो कब्जे में थी, वो निकाल करके और उस पर गौशाला बनाने का प्रस्ताव डीएम के माध्यम से शासन को भिजवाया। शासन ने मंजूरी दी और अब नगर निगम को काम सौंपा गया कि जल्दी उसकी बाउंड्री करके वहां बनाएं दरऊ में। 40 एकड़ इसलिए कि 40 एकड़ इसलिए चाहिए था कि यहाँ इतने बड़ी संख्या में आवारा पशु हैं कि उनको रखने के लिए बड़ी जगह चाहिए। ठीक। लेकिन इस मुद्दे के आड़ पर लोगों को भड़काकर
लोग वहां गए, उनके पीछे कांग्रेस के 2 कार्यकर्ता वहां खड़े हो गए जो जिला पंचायत सदस्य के पद पर रहे हैं, और उन लोगों ने बदतमीजी की कांग्रेस वालों ने। ये कहा जाता है कि सुनिए, सुन तो लीजिए, ये कहा जाता है कि राजेश शुक्ला दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं, प्रतिद्वंदी के विचारों का सम्मान करते हैं और बहुत अच्छे से उनकी बात को सुनते हैं, लेकिन ऐसी क्या कंडीशन आ गई कि आपने माइक छीन लिया उनके हाथ से? इसलिए कर लिया कि आपके पास ये माइक है, जी, मेरे पास यहाँ माइक है, ठीक है। वहाँ एक ही माइक था, और वो माइक उन्होंने सरकारी माइक अपने कब्जे में कर रखा था, और वो लगातार आरोप लगा रहे थे और प्रश्न पूछ रहे थे। तो जब प्रश्न पूछ रहे हो और मेरे जाने से 1 घंटे पहले से प्रशासन से बहस कर रहे थे, मेरे जाने पर उन्होंने मुझसे कहा, मैंने जब कोई जवाब देके बताना चाहा कि यहाँ पर ये मैंने कर दिया, ये कर दिया, तो मुझे माइक नहीं दे रहे थे। तो मैंने कहा भाई मेरी बात तो सुन लो, आप जो मुझ पर आरोप लगा रहे हो या जो सवाल मुझसे पूछ रहे हो, हालांकि आपको तो सवाल पूछना चाहिए तिलक राज बिहार जी से भी, लेकिन वो जाते हैं तो वो नहीं पूछते हो। आपने उनसे नहीं पूछा कि अगर गौशाला बनानी थी तो 5-6 करोड़ रुपए के जब गेट बनाए जा सकते हैं, तो क्या 5-6 करोड़ की गौशाला नहीं बनाई जा सकती थी? लेकिन आपने नहीं पूछा, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा आप गौकसी करवा रहे हो, तब मैं उनको बताना चाहा माइक लेके कि हमारे सरकार में, हमारे पुलिस प्रशासन ने हमारे ही क्षेत्र में गौकसी करने वालों का एनकाउंटर तक किया है, और हमने गौकसी रोकने के लिए पूरे कुमाऊं की जो ये स्क्वाड बनती है काउस प्रिवेंशन के लिए, गाय की हत्या को रोकने के लिए जो स्क्वाड बनती है, वो पूरे कुमाऊं की स्क्वाड बनाई गई, उसका इंस्पेक्टर और पुलिस किच्छा उसका मुख्यालय बनाया गया मेरे कार्यकाल में, मेरे कहने से। एक सवाल में वहां पर लेकिन उन्होंने ना तो मेरी बात सुनी, सुनिए ना मेरी बात सुनी, और वो लोग इस बात पे आमादा थे कि वो किसी भी तरीके से उस शिविर को खत्म करना चाहते थे। अच्छा। सामने महिलाएं बैठी थी जिनका छोटे छोटे बच्चे थे, जिनको अन्नप्राशन करना था। कुछ ऐसी महिलाएं बैठी थी जो गर्भवती थी, जिनकी गोद भराई करनी थी। कुछ ऐसी महिलाएं बैठी थी जिनको महालक्ष्मी किट देनी थी। और धूप में 3 घंटे जब हो गए, उनमें से एक महिला उठकर आई, उन्होंने उस महिला से बदतमीजी की। और जब प्रधान कविता तिवारी, वहां की जो प्रधान है, उसने कहा ऐसा मत करो, उन लोगों ने कविता तिवारी से बदतमीजी की। आप पूरा फुटेज देखिए, तो केवल काट के क्लिप दिखा रहे हैं, आप पूरी क्लिप देखिए। पूरा एसडीएम से बदतमीजी, एडीएम को समझाया, उनसे बदतमीजी, मुझसे बदतमीजी, कविता तिवारी से बदतमीजी। एक महिला निकल के बच्चे को लेकर आई कि मेरा बच्चा भूखा सो गया, अन्नप्राशन करना था, साहब आप लोग इसको खत्म करिए ताकि हमारा कम से कम कार्यक्रम कर दीजिए। लेकिन उन्होंने वहां जो कैंप, ये कैंप मैं ले गया, ये कैंप पहले किच्छा लग रहा था, मैं इसको शांतिपुर ले, क्योंकि बंडिया नया पंचायत कैंप था, बंडिया शहर में आ गया था। मैंने कहा था बाकी गांव सब जवाहरनगर तक इसमें दूर तक हैं, तो मेरे कहने पे 7 जनवरी की जगह 22 फरवरी को शांतिपुर में लगाया गया। मैंने सब वहां के जनप्रतिनिधियों से कहा कि आप लोगों को लेकर आइए, सारे प्रधानों से, ताकि लोगों की समस्याएं हल हों। ये जान गए थे कि इस दरों में नया पंचायत में सफल हुआ है, यहां भी सफल होगा, लोगों की समस्याएं हल होंगी, भाजपा का ग्राफ बढ़ेगा। जो नए प्रधान जीत कर आए हैं, जो इनकी इच्छा के खिलाफ जीत कर आए हैं, उनको इसका माइलेज मिलेगा। इसलिए इन लोगों ने जानबूझ करके उस कैंप को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। मैंने किसी साथ में कोई अपशब्द नहीं बोला। उनके प्रश्नों का, उनके आरोपों का जो सरकार पर लगा रहे थे, मुझ पर लगा रहे थे, उसका मैंने जवाब दिया। लेकिन मैं आपके मामले सवाल ये पूछना चाहता हूं कि 6 करोड़ रुपए के अगर गेट बन सकते हैं, तो 6 करोड़ से गौशाला क्यों नहीं बन सकती? सुन लीजिए, क्योंकि 21 तारीख की रात को, 21 तारीख के दिन में ही उस केस का खुलासा लगभग हो गया था। पुलिस मुलजिमों तक पहुंच गई थी, मुलजिमों को उठा लाई थी, मुलजिम से बेहड़ के लड़के की फ़ोन से बात करा दी थी। बेहड़ के लड़के ने, सौरभ ने फ़ोन पर कहा कि उनको, सौरभ को नहीं पता था कि पुलिस गिरफ्त में है, पुलिस फ़ोन करवा रही थी। उसने कहा मुझे पुलिस ने घेर रखा है और लगता है उनको पता चल गया, वो आ रहे हैं। तो उसने कहा तू भाग जा यहाँ से, और अगर पकड़ में आ जाना तो ये मत बोलना कि मैंने कराया है ये। तो ये बात पुलिस ने रिकॉर्ड कर ली थी। तो अब जब इनको पता चल गया था, तो इन्होंने इस मामले को डाइवर्ट करने के लिए अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहां भेजा, ताकि वहां बिना मतलब का एक झगड़ा खड़ा करो, बिना मतलब का। मैंने बहुत पेशेंस से काम लिया, मैंने उनसे कोई झगड़ा नहीं किया। उन्होंने मुझे अपशब्द बोले, सब कुछ किया, मैं सुनता रहा धैर्य से। लेकिन मैं उनको ये बताना चाह रहा था कि गौ कसी के करने वालों का एनकाउंटर हमारी पुलिस ने किया। गौ कसी रोकने के लिए हमने स्क्वाड यहाँ बनाई। गौ आवारा पशुओं से जो परेशानी हो रही थी, उसके लिए हमने गौशाला की जमीन चिन्हित कराई। अब वो कह रहे थे कि वो जमीन भी खराब है, लो लैंड है, वहां लोग मर जाएंगे पशु। अरे भाई, तो सरकार का काम है ना, आप क्यों परेशान हैं? आप तो अपनी परेशानी बताइए कि आपका फसलें नष्ट ना हो, आपको गौ आवारा पशुओं से चोट ना लगे। बाकी वो कहाँ रखे जाएंगे, कैसे मर जाएंगे, सरकार की जिम्मेदारी को सही जगह रखेगी, सुरक्षित रखेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि वहां तो उनको दरों में लोग काट देंगे। अरे ऐसे कैसे काट देंगे? क्या कानून नहीं है क्या? कैसे काट देंगे? गौशाला में से ले जाकर काट देगा कोई? तो ये सब बातें सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनमें जो लोग वास्तव में पीड़ित थे वो तो समझ रहे थे बात को, लेकिन जो कांग्रेस के नेता उसमें उनको उकसा रहे थे, जो कांग्रेस के नेता वहां बहसबाजी कर रहे थे, जो कांग्रेस के नेता वहां प्रधान से बदतमीजी कर रहे थे, जो कांग्रेस के नेता वहां महिलाओं से बदतमीजी कर रहे थे, जो कांग्रेस के नेता हमसे बदतमीजी कर रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यही सिखाया आपकी पार्टी ने?
पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए कांग्रेस के नेतृत्व को कि उनके इतने महत्वपूर्ण नेता इस तरह की हरकतें वहां कर रहे थे। भाई एक बात बताइए, वहां पर तहसीलदार साहब मौजूद थे जी, वहां पर एडीएम साहब मौजूद थे, वहां पर पुलिस प्रशासन मौजूद था, वहां पर 24 विभाग मौजूद थे, लेकिन सवाल आपसे क्यों दागा जा रहा था? क्योंकि भेजे गए थे, प्रायोजित थे। यही उनका, बात उनका, यही उनका, बात उनका मकसद था यही बात कि किसी तरीके से इस शिविर को डिस्टर्ब करना है, क्योंकि अगर यह जन जन की सरकार, जन जन के द्वारा कार्यक्रम शांतिपुरी में सफल हो गया तो लोगों के काम होंगे, लोगों का विश्वास और जुड़ाव भाजपा से और होगा, जो वो नहीं चाहते थे। जबकि हम चाहते थे वहां लगे, इसलिए हम शिविर वहां ले गए। हम वहां गए, अगर वो लोग वो विध्वंस वहां नहीं करते तो शाम के 5 बजे तक एक एक आदमी जिसकी एप्लीकेशन थी उसको बुला बुला करके और उसके पूछते कि कहाँ तुम्हारा काम रुका हुआ है। सारे विभाग कर्मचारी वहां थे, उनसे रिपोर्ट लगवा के उनके सर्टिफिकेट्स, उनके काम, उनका दाखिल खारिज जो समस्या थे हल करते, जैसा और जगह हो रहा है। लेकिन शांतिपुरी में ऐसा नहीं होने दिया गया। इन लोगों ने शांतिपुरी का नुकसान किया, इन लोगों ने जनता का नुकसान किया, इन लोगों ने शांतिपुरी की छवि खराब करने की कोशिश की, क्योंकि शांतिपुरी पढ़े लिखों का सैनिक क्षेत्र और सबराम गांव क्षेत्र माना जाता है। लेकिन जो व्यवहार इन्होंने कर्मचारियों के साथ किया, जो व्यवहार इन्होंने एसडीएम और एडीएम के साथ किया, जो व्यवहार इन्होंने मेरे साथ किया, जो व्यवहार इन्होंने एक महिला प्रधान के साथ किया, कविता तिवारी महिला है, इन्होंने इसका भी, इनको इस बात की चिढ़ है कि क्यों बन गई, क्योंकि इनकी जागीर थी, आज तक इनके भाई वहां जीतते थे, इसीलिए उसको अभी घुसने नहीं दे रहे हैं। उसके जो कार्यालय है पंचायत भवन, उसमें ताला मार रखा है, उसको अब तक जाने नहीं दिया। तो ये लोग चिढ़े हुए थे और इसीलिए इन लोगों ने जानबूझ करके उस कार्यक्रम को विध्वंस करने की कोशिश की। मैंने वहां किसी से कोई अभद्रता नहीं की। हाँ, उनके सवाल और उनके आरोपों का जवाब देने के लिए मैंने उनसे माइक मांगा और सिर्फ उतनी चीज को दिखाया जा रहा है। उसके पीछे 2 घंटे से क्या हो रहा था पूरा आप वीडियो देखिए, और बाद में क्या हुआ है, कैसे उनको एडीएम समझाया, कैसे वो बैठ के गए, वो चीजें नहीं दिखाई गई। बाद में हो गया था कॉम्प्रोमाइज वगैरह? जो नहीं, वो संतुष्ट होके गए। अच्छा, संतुष्ट हो गए। एक आध जो उनमें उकसाए हुए थे उनको छोड़कर आम लोग संतुष्ट होके गए कि हाँ सरकार इसका हल निकाल रही। अच्छा अच्छा, तो मतलब जो कार्यक्रम हुआ था वो उसकी हैप्पी एंडिंग हुई थी? हैप्पी एंडिंग हुई। 95 लोगों की समस्याएं वहां हल हुई। अच्छा, 95 लोगों की एप्लीकेशन आई। ये करीब करीब 50 एप्लीकेशन पर मौके पर कार्रवाई हुई। वहाँ 2 महिला समूहों को ऑटो दिए गए। वहाँ कई लाभार्थियों को क्या कहते हैं किटें दी गई, जमीन के दाखिल खारिज कर दिए गए, स्थायी निवास के सर्टिफिकेट दिए गए, जाति के सर्टिफिकेट दिए गए, आपका आधार कार्ड लोगों के दुरुस्त हुए, लोगों को जो पेंशन की जिनकी दिक्कतें थी मौके पर उसका निस्तारण हुआ, बहुत से काम हुए। लेकिन अगर ये लोग शांति से करने देते तो इन्होंने क्या किया, जब वो लोग शांत हो गए तो ये जानबूझ के एक आवारा कोई सांड वहां घूम रहा था उसको हाँक के लाए उसमें और ला के छोड़ दिया। अगर उस सांड से कोई घायल हो जाता, कोई बच्चा मर जाता, कोई व्यक्ति मर जाता, कौन जिम्मेदार होता? आप कैमरा चेक कर लीजिए, ये हाँक कर लाए हैं उसी में जहां वो कार्यक्रम हो रहा था। इतना गिर जाएंगे कांग्रेस के लोग, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आपको ये समझा जाता है कि आप इतना गिर जाएंगे, शर्म आनी चाहिए। आप घाटी के राजनीतिक हैं, विरोधियों की चाल चलने से पहले भाप जाते हैं, लेकिन आजकल ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर ये लग रहा है कि थोड़े से आप बैकफुट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, विरोधी, देखिए राजनीति में हम विरोध करते हैं, अपनी बात कहते हैं, थोड़ा बहुत विपक्ष के खिलाफ प्रचार भी करते हैं, लेकिन इस स्तर से गिर जाना कि आप अपने बेटे पर हमला करा लें, अब इसको कौन समझता है? आपको मैं अपने बेटे को मारने लग जाऊँ अपने, अब किसी को फंसाने के लिए? अब तुम्हें डर लग रहा है कि किसी को फंसाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, खुद को भी मार सकते हैं। अब तो इनको मुझे लगता है एक गारद पीएससी और पुलिस इनके घर खड़ रहनी चाहिए और कम से कम 10-12 पुलिस इनके साथ चलनी चाहिए हमेशा, और कैमरा चलना चाहिए साथ, कि कहीं अपने पे ही ना कोई अटैक कर लें। एक मुझे डर लग रहा है। एक एंगल वहां भी ऐसा किया इन्होंने कि भाई अब कोई जन जन की सरकार, जन जन के द्वारा कोई कांग्रेस भाजपा कार्यक्रम थोड़ी, सरकार का कार्यक्रम है, उसमें सभी लोग इन्वाइट किए गए थे, सभी लोग गए थे, सभी प्रधान गए थे, सभी बीडीसी गए थे। आना चाहिए था, विधायक जी को भी आना चाहिए था, वो नहीं आए। ठीक, उनको लगा होगा भाजपा की सरकार कर रही है, नहीं आए। तो उन्हें बुलाया गया था, बिल्कुल बुलाया गया था, इनवाइटेड थे वो, बिल्कुल इनवाइटेड थे, किसी भी शिविर में नहीं गए, दरों में नहीं पहुंचते, दरों में भी नहीं गए, बराबर भी नहीं गए, बागवाला भी नहीं गए, आज बागवाला में था वहां भी नहीं गए। तो मेरा साहब कहना है कि भाई आप जनप्रतिनिधि हो, सरकारी कार्यक्रम हो रहा है, आप क्यों नहीं जा रहे? आप उसको पहले से करो भाजपा कार्यक्रम। अरे भाजपा सरकार को अच्छा काम करेगी तो आप उसे करने नहीं दोगे? अगर भाजपा की सरकार जनता की समस्या हल करेगी, करने नहीं दोगे? ये ठीक है कि वहां पर गौवंश की समस्या है, समाधान भी हम निकालेंगे, तुम्हारा विधायक तो नहीं निकाल पाया, 4 साल से विधायक क्यों नहीं निकाला? ये सवाल पूछना चाहता हूं। धामी जी की तारीफ तो उन्होंने भी की है कि उनकी सरकार काम अच्छा कर रही है। तो अभी तो सुखवंत कांड में कह रहे थे कि धामी ने मार दिया, धामी जो गाली दे रहे थे। यहाँ तो कांग्रेस को, यूकेडी को, किसी को भी, हर आदमी को धामी, सपने में धामी आते हैं लोगों को। कुछ लोग हमारे यहाँ भी 1-2 लोग हैं, उनको धामी ही ना जाते हैं, हर बात में धामी। कोई आपने गोली मार ले, धामी दोषी हैं।
बारिश हो गई बहुत ज्यादा आज किच्छा में, धामी दोषी हैं। सड़क पे जा रहे हैं, कोई साइकिल टकरा गई किसी रिक्शे से, धामी का नाम, हर चीज में लोग धामी गाली बकते हैं, धामी को इन्वॉल्व करते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी चलिए, जैसा कि आपने देखा कि दो बातें आज हमने डिस्कस की, एक तो जो रुद्रपुर वाला प्रकरण था वो, और एक शांतिपुर वाला जो प्रकरण था वो। तो जैसे कि अभी एक शेर बीच में आया था कि जब किसी से कोई तबसरा कीजिए तो सामने आईना रख लिया कीजिए। इस पर एक जगजीत सिंह की बहुत मशहूर गजल भी थी, उन्होंने ये कहा था कि जब किसी से कोई गिला कीजिए, तबसरे को चेंज करके गिला कर दिया था, जब किसी से कोई गिला कीजिए सामने अपने आईना रखा कीजिए। और आगे वो बोलते हैं कि घर की तामीर चाहे जैसी हो, घर की तामीर चाहे जैसी हो, उसमें रोने की थोड़ी जगह रखिए। तो ये चीज़ हम लोगों पर लागू होती है कि चाहे हम जितने भी खुशहाल रहें, लेकिन हालात ऐसे मौके दिखाते हैं, हालात वक्त ऐसे मौके पर लाके खड़ा कर देता है जब हम खुद को असहाय समझते हैं और कहीं ना कहीं दिल से आंसू निकल ही जाते हैं, जैसा कि आपने अब ये हाल फिलहाल में देखा होगा। एक ऐसा मैं भी से सुनाना चाहता जी। हूँ, एक शेर है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना आईना साफ करता रहा। और अब तो बदनामी का शोहरत से ये रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। तो लोग क्या क्या कर रहे हैं मीडिया में, और सब लोगों को वोट लेने के लिए कौन कौन से षड्यंत्र रच रहे हैं, भगवान बचाए। ये 2027 सामने आ रहा है, एक साल कैसे कटेंगे, कौन सा षड्यंत्र रच देंगे कांग्रेस वाले, कहाँ मुझे पता नहीं है क्या कर देंगे। अगर ढंग से जांचें हो जाएं, जिन घटनाओं की बातें कर रहे हैं, बात निकल, आप देखते होंगे नकल कानून को कितना सख्त कानून बनाया है हमारे धामी जी ने। उसमें इन्होंने एक लड़का भेजा, पर्चा, उसका फार्म भरवाया गया, वो एग्जाम देने गया, एग्जाम देके वहीं पे जैसे ही उसका पेपर मिला, उसने वहां से फोटो खींच के और व्हाट्सएप कर दिया, पेपर लीक षड्यंत्र गिरोह है। अरे भाई, सबसे सख्त कानून तो धामी ने बनाया। हर चीज में ना धामी, हर चीज में सरकार को गाली देना, हर चीज में हम लोगों को गाली देना, ये सगल हो गया है। और इसीलिए इस झूठ से पूरे प्रदेश में एक माहौल बना, लोग समझ गए कि चाहे अंकिता कांड हो और चाहे सुखवंत कांड हो, चाहे ये बेहड़ के बेटे का कांड हो, इन सब कांडों में सच्चाई के जानने की बजाय कांग्रेस केवल और केवल दुष्प्रचार करना चाहती है, उसको हथियार बना करके भाजपा को बदनाम करना चाहती है। सुखवंत को न्याय दिलाने का मकसद नहीं था, इनको अंकिता को न्याय उसी दिन मिल गया मेरी समझ से जिस दिन उसके आरोपी जेल गए। और अभी भी अगर सरकार को इसमें घपला घोटाला किया होता तो हम सीबीआई क्यों कराते? अगर उसके परिवार को लगा कि सीबीआई होनी चाहिए, हमने कहा कराओ सीबीआई। तो नकल कानून में भी अगर मुख्यमंत्री जी को ऐसा होता तो सीबीआई क्यों करते? वो तो लड़कों के बीच में गया, सीबीआई कराओ। लेकिन आप हर घटना को उसका पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए झूठ का नैरेटिव बनाओगे तो फिर मुझे वो शेर आता है कि वो जो कहते हैं कि धामी की सरकार ना बनने देंगे, हम उन्हें राह की दीवार ना होने देंगे, और तू जिसे चाहे उसे रौंद कर आगे निकले, हम तेरी इतनी भी रफ्तार ना होने देंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि राजेश शुक्ला जी के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, और 2027 आने वाला है, तो आने वाला वक्त और क्या क्या दिखाएगा तो वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा, भविष्य की गर्त में है। लेकिन मैं जाते जाते ये बात कहना चाहूंगा कि रेजा रेजा है अक्स मेरा मगर हैरत ये है, रेजा रेजा है अक्स मेरा मगर हैरत ये है कि आईना सलामत है तो फिर टूटा क्या है। तो हमसे जुड़े रहें और देखते रहें टुडे न्यूज़ 9। शुक्रिया।